हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे पेडागोजी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और कुछ ट्रिक बताएंगे आपको जिसकी मदद से आप जो ऑप्शन होते हैं उसको एलिमिनेट कर सकते हैं और इजली किसी भी ऑप्शन को आप ट्रिक कर सकते हैं। तो आपको तो पता ही है कि किसी भी सब्जेक्ट में 15 आपके क्या होते हैं, पेडागोजी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और 15 आपके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो सारे मतलब कि सभी सब्जेक्ट में सेम होता है। 15 आपके कंसेप्ट बेस्ड आएंगे क्वेश्चन, और जो 15 होते हैं आपके पेडागोजी आएंगे। ठीक है, पेडागोजी क्वेश्चन ये मतलब एग्जामिनर चेक करता है कि आप बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, या बच्चों को आप कैसे रीड करा सकते हैं, टीच करा सकते हैं। तो बेसिकली ये पेडागोजी होता है। और पेडागोजी में आपके कैसे क्वेश्चन को हटाते हैं, कैसा क्या करते हैं, तो आइए इसके बारे में जानेंगे। और आज का हमारा है सीटेट 2023 का है, जो आपको 20 अगस्त को एग्ज़ाम है आपका। और ये आपका प्राथमिक के लिए है। ठीक है, और ये आप इसको ध्यान ध्यान दीजिएगा, ये आपका साइकोलॉजी का है। ठीक है, ये आपका साइकोलॉजी का है जो हमने पेपर उठाया है 2020 का, जो टोटल वो पेडागोजी वाला सेक्शन लिया है। तो आइए देखते हैं कैसे हम पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम ट्रिक भी बताएंगे आपको ऑप्शन के माध्यम से कैसे एलिमिनेट करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को। अगर आपके पास बहुत मतलब विविध पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ता हैं, बच्चे हैं पढ़ने वाले, तो आपको क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन कह रहा है सभी के लिए मानकीकृत आंकड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, सभी के लिए नहीं कर सकते क्योंकि वो विविध किया है। ठीक है, विविध मतलब क्या होता है, सब बच्चे अलग अलग होते हैं, तो मानकीकृत आंकड़ों को नहीं कर सकते। और दूसरा क्या कह रहा है, ऐसे कथनों का प्रयोग करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। तो ये तो बिल्कुल नकारात्मक है, हमको जो भी नकारात्मक रूढ़िबद्ध होते हैं उनको नहीं करना चाहिए, तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। विविध संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। नहीं, टालनी नहीं चाहिए, जो विविध तरीके के आपके मुद्दे होते हैं उस पर बात करनी चाहिए, तो ये भी गलत कह रहा है। ये कह रहा है विविध विन्यासों से उदाहरण लेनी चाहिए। हाँ, क्योंकि विविध की ही बात किया है। ठीक है, क्वेश्चन में विविध का ही बात किया है, तो ऑप्शन वो सेलेक्ट करिएगा जो आपके क्वेश्चन से मैच कर रहा हो। तो हमको क्या करना चाहिए, विविध विन्यासों का उदाहरण लेना चाहिए। ठीक है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं के लिए। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 4th नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। ठीक है, कह रहा है जो भी समस्या समाधान होते हैं, तरीके होते हैं कि किस प्रकार करते हैं हम। तो पहला है कि समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। इसको देखते हैं अभी ये क्या होता है। अभी ये पॉजिटिव ले रहा है, और भी ऑप्शन देख लेते हैं। बेस्ट ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। ये तो बिल्कुल नकारात्मक है, इसको बिल्कुल, जहाँ बच्चों को पीटा जाए उसके अंदर डर की भावना व्यक्त की जाए, या फिर रोट लर्निंग आपका याद करने पे बल दिया जाए, उस ऑप्शन को एकदम नहीं सेलेक्ट करना है आपको, ये कट गया। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देना चाहिए, तो क्योंकि ये आपका ये बढ़ावा देने की बात कर रहा है। ठीक है, किसका, समस्या समाधान का, तो हम वही ऑप्शन लेंगे जो समस्या समाधान समाधान का बात करेगा। तो ये अभ्यास तो आप उस पर मैथ्स वगैरह में करा सकते हो। ठीक है, समस्या समाधान अभ्यास से नहीं होता है, ये ऐसे ही कट गया, ये कट चुका है डर की वजह से। चौथा है समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया का प्रयोग को बढ़ावा देगा। नहीं, अटल प्रक्रिया नहीं। अटल प्रक्रिया मतलब क्या, एक जो धारणा बना ली गई है किसी से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के कई सारे डायमेंशंस होते हैं। तो ये तो दोनों ऐसे कट गए, आपको इसमें और इसमें सिलेक्ट करना था। इसके कंपेयर में ये आपका क्या था, ऑप्शन अच्छा था। ठीक है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे। ठीक है, समरूपों के इस्तेमाल मतलब क्या, विभिन्न प्रकार के एक जैसे ऐसे समस्या समाधान करने वाले चीज़ों पे हम बल देंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए दो क्वेश्चन तो आपको बहुत इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे, जो आपको निगेटिव साइन शो करेंगे। और बचा दो, दो में दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन उसको हम सेलेक्ट करना है जो बेस्ट ऑप्शन हो। ठीक है,
और उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करिएगा जो आपके क्वेश्चन से मैच करे। तो आपका थर्ड है, क्या है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। मतलब विशेष ये कह रहा है जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, कैसे छात्र हैं, अधिगम कठिनाइयों से, मतलब उनके वो छात्र जिनको अधिगम करने में कठिनाई हो रही है, आप उसके ज़रूरतों को कैसे पूरा करोगे। ठीक है, और ये कह रहा है, यहाँ देखिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है आपको, मतलब कि निगेटिव ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है, कि आप क्या नहीं करोगे उनको ज़रूरत पूरा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ निगेटिव ऑप्शन सेलेक्ट करना है क्योंकि क्वेश्चन को बदल दिया है। कह रहा है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना चाहिए। हाँ, क्योंकि मान लीजिए जो बच्चा होता है, क्या है, वो कठिनाई महसूस कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे महसूस करेंगे कठिनाई का, तो हम उसको व्यक्तिगत योजना बनाकर उसके समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ये पॉजिटिव कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संकल्पनाओं का प्रयोग करेंगे नहीं। जटिल, जहाँ जटिल का ऑप्शन आ जाए आपको, हमको जटिल संरचनाओं का यूज नहीं करना है, तो ये तो ऐसे कट गया, इसको ये सही जा रहा है क्योंकि हम उनको दूर कर सकते हैं कठिनाइयों को व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बना के। तीसरा है आपका दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करके। हाँ, जो दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ होती हैं, अधिगम जो होता है लर्निंग को ईजी बनाती है। ठीक है, और रुचिकर बनाती है, तो ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। तीसरा चौथा कह रहा है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रियों का उपागमों का प्रयोग करके। हाँ, तो संरचनात्मक मतलब क्या, मतलब कि जो भी शिक्षाविद होते हैं उनकी हेल्प से कर सकते हैं, तो ये भी आपका सही लग रहा है। गलत कौन सा लग रहा है, यही पूछा है कि क्या नहीं करना चाहिए, तो जो जटिल संरचनाएं होती हैं उसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाकी सब सही लग रहा है। तो इसमें निगेटिव पूछा था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्या है, कह रहा है सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। मतलब कह रहा है जो सृजनात्मक बालक होगा उनके लक्षण क्या है। तो पहली बात की कह रहा है कि अति सक्रियता नहीं, अति सक्रियता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टेबल होना चाहिए बच्चा। अति सक्रिय होगा तो चीज़ों को बहुत फास्ट करेगा और बहुत गलतियाँ कर सकता है, तो ये नहीं होगा। बी कह रहा है असतर्कता नहीं, तो बिल्कुल नहीं होगा। जो सृजनात्मक बालक होगा वो सतर्क रहेगा। कम या बोधगम्यता नहीं, कम कम बोधगम्यता मतलब उसको समझ में कम आएगा, ये भी नहीं होगा। ये होगा अपसारी चिंतन, यही होगा। अपसारी चिंतन क्या होता है जान जाइए, मतलब किसी भी समस्या को हम जो सॉल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है, तो विभिन्न तरीकों से ढूंढते हैं अपसारी। ठीक है, जैसे कि एक ये बिंदु है, यहाँ से कई सारे आपके डायमेंशन निकलते हैं, ये अपसारी है। ठीक है, मतलब किसी भी समस्या का समाधान हम कई सारे तरीकों से करते हैं, वो आपका अपसारी होता है। तो ये क्वालिटी होती है आपकी सृजनात्मक बालक में, अपसारी, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में से अध्यापन अधिगम सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। मतलब कि जब आप लर्निंग कराते हो, ठीक है, तो कौन सी, या टीचिंग कराते हो, तो सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो आइए देखते हैं। कह रहे हैं बिना विश्लेषण के अवलोकन करना नहीं, हम विश्लेषण करेंगे उसके बाद अवलोकन करेंगे। ठीक है, ये तो कट गया। अनुकरण या नकल और दोहराना, जरूरी नहीं है, नकल तो कराएंगे नहीं, अनुकरण ये सब मैथ वगैरह में करते हैं या हैबिट का निर्माण करने में करते हैं। कह रहा है विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना नहीं, जहाँ याद करने के बाद आ जाए तुरंत काटना है ऑप्शन को। ठीक है, और संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, ये सही है, क्योंकि जो भी कंसेप्ट आप बता रहे हो तो बच्चों को कोरिलेट करके बताइए। ठीक है, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में उसको उससे से संबंधित करके समझाइए बच्चे को। ठीक है, उसके रियल लाइफ से जोड़ के समझाइए, उसको इजीली समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, क्या है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों के विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्योंकि मतलब कह रहे हैं ना कि जो भी मतलब कि बच्चे त्रुटियां करते हैं, उससे अध्यापक जो अध्यापिका है उससे क्या निष्कर्ष निकालेगी वो। ठीक है, उसको कैसे लेगी वो उनकी त्रुटियों को, क्या समझेगी। तो पहला कह रहा है इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूर छात्रों से अलग कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बच्चे त्रुटियां सही सीखते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बच्चा कोई त्रुटि कर रहा है तो आप उसको किसी अन्य मतलब छात्रों से अलग कर दो, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या कह रहा है, अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है।
नहीं, केवल नहीं करता है, मतलब ठीक है करता है, अधिगम त्रुटियों के शोधन पर करता है, त्रुटि करते करते हम सीखते हैं, लेकिन केवल नहीं कह सकते आप, ये निगेटिव साइन कर रहा है। हम मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि बिना त्रुटि किए भी सीख सकते हैं, लेकिन केवल शब्द यूज किया है, निगेटिव साइन कर रहा है, इसको काटिए। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, नहीं, दंड तो बच्चे को देना नहीं है, ठीक है। ये क्या, इसका क्या कर सकते हैं, त्रुटियों की समझ, अध्यापन अधिक, ये क्या है, दोबारा देखते हैं। त्रुटियों की समझ, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होता है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। जो भी त्रुटि करेगा तो बच्चे को हम समझ को देखेंगे, ठीक है, कहाँ मतलब उसकी समझ कितना डेवलप हुआ है, ठीक है, वो कहाँ त्रुटि कर रहा है, तो वो प्रभावशाली बनाएगी यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इलिमिनेट करते हैं। दंड बिल्कुल जहाँ आ गया, जहाँ रोट आ गया, रोट लर्निंग मतलब याद करने वाला, एकदम नहीं करना है। बच्चे को जो भी एजुकेशन देना है, आपको टीचिंग करानी है, वो चाइल्ड सेंट्रल होनी चाहिए, ठीक है, बच्चे के अनुसार होनी चाहिए, ना कि टीचर के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 है, क्या कह रहा है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, मतलब मोटिवेशन जो होते हैं बच्चों में, आप कैसे बना के रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। पहला कह रहा है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, नहीं, बच्चों को एकदम आसान भी नहीं देना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल दो, लेकिन एकदम इजी भी ना कर दो कि जो बच्चे थोड़े तेज हैं वो उनको वो बोर फील करें, तो एकदम आसान भी नहीं करना चाहिए। और यत्रवत याद कराने पर जोर देना चाहिए, नहीं, बच्चों को याद नहीं कराना है, हमको समझाना है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। बच्चों को दंड नहीं देना, एनसीएफ आपका 2005 कहता है कि बच्चों को आप दंड नहीं दे सकते। चौथा है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देके, हाँ, जो उनके प्रवीण अभिमुखी लक्ष्य हैं उनको हम जोर देके क्या कर सकते हैं, उनको अभिप्रेरणा, उनको उनके अंदर बनाए रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है शर्मिंदगी क्या है, मतलब शर्मिंदगी के परिप्रेक्ष्य में कुछ पूछना चाहता है, तो जो आपको अच्छा लगेगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट करना है। क्या है, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, नहीं, शर्मिंदगी से नहीं अभिप्रेरित होता है बच्चा, शर्मिंदगी में तो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, ना अपने बातों को रख पाएगा, ये तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, ठीक है। दूसरा कह रहा है शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बराबर पैदा करना चाहिए, नहीं, तो सर मतलब मेन ये कह रहा है कि इसको मतलब बढ़ावा देना चाहिए आपको, शर्मिंदगी को नहीं। तीसरा कह रहा है शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं होता, नहीं, होता है संज्ञान से संबंध, मतलब मान लीजिए इफेक्ट करता है, अगर बच्चा शर्मिंदा है तो क्वेश्चन को पूछेगा नहीं वो, ठीक है, अपने बातों को रख नहीं पाएगा, तो ये कह रहा है कोई संबंध नहीं है, लेकिन है, क्योंकि इफेक्ट कर रहा है संज्ञान संज्ञान को कहीं ना कहीं। ये देखिए चौथा, शर्मिंदगी का इन संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, हाँ, ये पड़ेगा, नकारात्मक पड़ेगा, क्योंकि बच्चा क्या करेगा, जब शर्मिंदगी दिखाएगा तो कुछ पूछेगा नहीं, फिर अपने भाव को प्रकट नहीं कर पाएगा, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्या कह रहा है। कह रहा है अधिगम का एक मिनट, हाँ, अधिगम अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संकल्पना में कौन सा मतलब चीजें सही है इसमें। ये कह रहा है अधिगम का जो संरचनात्मक विचार है, मतलब मेनली संरचनात्मक विचार को आप कंसंट्रेट करके इस पे ऑप्शन, इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, संरचनात्मक विचार, ठीक है। तो पहला कह रहा है बच्चों को सक्रिय भूमिका निभाते हैं, हाँ, ये सही है, बच्चा सक्रिय रहता है। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, नहीं, पूर्ण रूप से नहीं रहते हैं, मतलब टीचर भी पढ़ाता है तो आप पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, हाँ, यहाँ पे निगेटिव साइन कर रहा है पूर्व आपका। पूर्व मतलब कि क्या सारा पाठ्य पुस्तक ही होता है, नहीं, अधिक और भी अधिगम सहगामी क्रियाएं हैं, आपके टीचर्स हैं, ठीक है, तो ये पूर्व कह दिए, चलिए निगेटिव साइन करें, इसको नहीं करेंगे। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, नहीं, वो बच्चों की भूमिका होती है संरचनात्मक विचार में। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, नहीं, यहाँ भी पूर्ण रूप से आ गया। बच्चे भी सेल्फ भी स्टडी करते हैं, सेल्फ भी सीखते हैं, ठीक है, पूर्ण जहाँ वो करते हैं वयस्क के मदद से, फिर पाठ्य पुस्तकों में से पढ़ते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि वो पूर्ण रूप से कह रहा है कंप्लीटली उसी पर डिपेंड रहते हैं, नहीं, बच्चे कंप्लीटली उस पर डिपेंड नहीं रहते हैं। तो ये आपका ये भी कट गया, थर्ड नंबर भी कट गया, ऑप्शन ए आपका ए 9 का ए बचा, ये आपका सही हो गया।
ऐसे ही क्वेश्चन को एलिमिनेट करना सीखिए, ठीक है। जहाँ बच्चे के बारे में निगेटिव बातें कही जा रही है वो आपका ऑप्शन नहीं होगा सही, ठीक है। और ऑप्शन सेलेक्ट करिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको देख के ऑप्शन मतलब ऑप्शन को सिलेक्ट करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या कह रहा है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। मतलब अधिगम अधिगम को सेंटर मान के पूछा है कि आप अधिगम के बारे में क्या जानते हैं, कौन सा सही होगा आपके अकॉर्डिंग। तो पहला कह रहा है प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो गलत कह रहा है भाई, प्रयास से तो फर्क पड़ता है, ठीक है। लर्निंग तो में तो बिल्कुल पड़ता है, ये तो ऐसे ही कट गया। कह रहा है फर्क ही नहीं पड़ता प्रयास से। दूसरा का असफलता अनियंत्रित है, ऐसा नहीं है, असफलता को हम नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप जिंदगी लाइफ में असफल होते जा रहे हो तो आप वो उसको नियंत्रित नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। तो ये तो ऐसे आप ऐसे ही आपको पता चल गया होगा कि गलत है। दूसरा है योग्यता सुधार रहे हैं, हाँ ये सही है, योग्यता को हम सुधार कर सकते हैं, मतलब कि उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको सुयोग्य बना सकते हैं, उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। योग्यता, ये कह रहा योग्यता अटल है, ऐसा नहीं है कि योग्यता अटल है, उसमें चेंज होता है। तो ये आपका ऑप्शन होगा योग्यता सुधार है, ठीक है, सुधारा जा सकता है योग्यता को। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, क्या कह रहा है आइए देखते हैं। निम्न में से कौन सी प्रॉपर्टी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को बढ़ोतरी करने में सहायता करती है। तो मैंने ये पूछा है आपका, कौन सी इसमें से आपकी क्वालिटी होगी जो संकल्पनात्मक को बढ़ावा देती है। तो पहला देखते हैं, कह रहा है बारंबार परीक्षाएं, नहीं बारंबार परीक्षाएं करेंगे तो उससे क्या मतलब है, आपको कंसेप्ट यहाँ बताना है, ठीक है, कंसेप्ट की बात कर रहा है आपको, तो बढ़ावा देने की बात कर रहा है, बार बार परीक्षा कराने थोड़ी वो उनके में बढ़ोतरी होगी। दूसरा कह रहा है अन्वेषण और संवाद, हाँ ये सही है, अन्वेषण मतलब खोजना होता है, ठीक है, खोजना मतलब बच्चे को आप प्रोजेक्ट दे दीजिए, वहाँ से खोजबीन के या अपने नॉलेज को इन्हेंस करता है। और संवाद मतलब वार्तालाप आपका हो गया, ठीक है, ये सही है, ये तो कट गया। आगे देखते हैं, प्रतिस्पर्धा आधारित परीक्षाएं, ये कह रहा है मतलब कि आप कंपटीशन को बढ़ावा दीजिए, ये भी नेगेटिव साइन कर रहा है। और पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, पाठ्य पुस्तक नहीं होने चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी तो क्लियर दिख रहा है, सही होगा। जहाँ बच्चा जिस मेथड में खुद कर रहा है वो ऑप्शन 100% सही होगा आपका, ठीक है, जहाँ बच्चा खुद कर रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 का क्या कह रहा है, बच्चों को सिखाने में कठिनाई होती है जब, मतलब बच्चों को जब सिखाते हैं तो कब कठिनाई होती है। तो आगे देखते हैं, कह रहा है अधिगम सामाजिक संदर्भ में नहीं, अधिगम को जब हम सामाजिक मतलब सोशल से ऐड करके कराएंगे तो दिक्कत नहीं होगा, तो ये सही है। कह रहा है विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत करके, हाँ ये भी सही है, क्योंकि जो भी कंटेंट पढ़ाएं आप उसको अलग अलग डायमेंशन में मतलब ऐड करके पढ़ाएं। सूचना सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करके, मतलब अलग कोई एक सूचना आप दे रहे हो तो एक ही बार दे दो, ठीक है, अलग अलग ज़्यादा तोड़ोगे तो बच्चे क्या और डाइवर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा निगेटिव साइन कर रहा है। वे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं, तो ये सही है कि बच्चा क्या होता है इंटरनली आपका मोटिवेट होता है, तो ये आपका नहीं है कहा था, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, क्या कह रहा है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। तो अधिगम कब अच्छा होता है, कहने का मतलब है, कह रहा है संतुलित उत्तेजना, हाँ उत्तेजना आपका ना ज़्यादा कम होना चाहिए ना ज़्यादा अधिक होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, ये सही कह रहा है। कोई भय नहीं, हाँ भय नहीं होनी चाहिए, तब बच्चा अधिगम करेगा अच्छे से, ये तो ये सही है, पॉजिटिव साइन कर रहा है। और भी ऑप्शन को देख लेते हैं, कहीं कहीं इससे भी तो बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनको बेस्ट ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। दूसरा कह रहा है कोई उत्तेजना नहीं, नहीं उत्तेजित बच्चे में उत्तेजना होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो सक्रिय ही नहीं रहेगा। कोई भय नहीं, ठीक है, तो ये गलत कह रहा है, कह रहा है कोई उत्तेजना ही नहीं होना चाहिए। कह रहा है उच्च उत्तेजना उच्च भय नहीं, उच्च जो भय उच्च भय तो बिल्कुल गलत है, उच्च उत्तेजना भी गलत है, निम्न उत्तेजना भी गलत है, उच्च भय भी गलत है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। तो बच्चा जो होता है तो उसको मेनली इसके संदर्भ में आंसर देना है आपको, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, तो व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब समझ जाइए जो हर बच्चा जो होता है एक समान नहीं होता है, ठीक है, वो मेंटली फिजिकली एक दूसरे से अलग होता है, इमोशनली एक दूसरे से अलग होता है, ठीक है,
और ये मतलब जो विभिन्नताएं होती हैं आपका आनुवंशिक भी होती है और आपका वातावरणीय भी होती है। वातावरणीय मतलब कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद भी उसके अंदर विभिन्न मतलब वो लोगों से अलग रहता है, एक जैसे नहीं होता है, फिर वो कुछ जन्म जन्म से भी उसके अंदर कुछ विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है, जो जेनेटिक होती हैं। तो ये कह रहा है कि जो बच्चा व्यक्तिगत विभिन्नताओं में होता है वो किस वजह से होता है। तो कह रहा है ऑप्शन में देखते हैं, कह रहा है ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर, तो ये तो गलत है, दोनों पे होता है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पे, ये सही है, दोनों पे, ठीक है। आनुवंशिक भी रीजन होता है आपका और पर्यावरण भी रीजन होता है किसी भी व्यक्ति या बच्चे के विभिन्नताओं में, केवल आनुवंशिकता नहीं है, दोनों होना चाहिए। तो आपका बी ऑप्शन सही है। और फोर्थ क्या है, केवल पर्यावरण नहीं, केवल नहीं आपका दोनों होता है। कोई बच्चा भिन्न होता है तो उसके दोनों कारक होते हैं, आपके कारक होते हैं उसके उसके लिए जिम्मेदार, आपके आनुवंशिक भी कारण होता है, आपका पर्यावरण भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, मतलब हम मूल्यांकन क्यों करते हैं बच्चे का, इसका मेन उद्देश्य क्या है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। विद्यार्थियों की जरूरतें एवं आवश्यकताओं की पहचान के लिए, हाँ बिल्कुल सही है। जैसे कि हम मूल्यांकन करके देखेंगे बच्चा को कहाँ कठिनाई हो रहा है, उसे किस चीज़ की जरूरत है, मूल्यांकन करने के बाद ही पता चलेगा हमको। तो ये सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने के विद्यार्थियों को पहचान करना, नहीं, उनका मूल्यांकन इसलिए नहीं करते हैं कि उनको हम प्राइज देंगे, ये गलत है। सी कह रहा है विद्यार्थियों को अंक अंक मतलब विद्यार्थियों को नामांकित करना, मतलब उनको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, लेकिन इससे अब बेस्ट ये लग रहा है, मूल्यांकन इसलिए किया जाता है कि बच्चों की कमियों को जानिए आप और उसमें सुधार करिए, उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। चौथा कह रहा है योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, ठीक है, लेकिन इससे भी बेटर आपका ये है कि उनके समस्याओं को पहचानना, जरूरतों को पहचानना, इसलिए मूल्यांकन करते हैं। इसका 15 का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये थे आपके पेडागोजी के क्वेश्चन। सारे सब्जेक्ट में आपके ऐसे एलिमिनेट करना है क्वेश्चन, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 2 इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है, 2 बचते हैं तो उसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा, जो ज़्यादा सूटेबल होगा उन दोनों कंपेयर में, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।